बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ। आप जो रेडियो सेट को ट्यून करते हैं तो ये जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपके पास मैकेनिकल रेजोनेंस, म्यूजिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और फ्री वाइब्रेशंस। तो हम लोगों ने जो है वो पहले रेजोनेंस के टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेंस का टॉपिक क्या है कि जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। सही। तो बेसिकली रेडियो सेट के अंदर जो है वो कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके मतलब कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैचअप करवा रहे होते हैं विद अ नेचुरल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हमारे पास इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फिनोमेना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इंक्रीजेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि ऐसा फिनोमेना कि जिसमें आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है कि जब आपकी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। राइट। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल करने के लिए, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो सेट को ट्यून करते हैं। तो बेसिकली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। और यहाँ पर हमारे पास यही इसके जो एक्सप्लेनेशन है, ट्यूनिंग अ रेडियो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। व्हेन वी टर्न द नोब ऑफ अ रेडियो टू ट्यून अ स्टेशन वी आर चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द रिसीवर टू मेक इट इक्वल टू द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। यानी कि हम जो है वो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन की इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो सके। When the two frequencies match, the energy absorption is maximum and this is the only channel we hear. So option C is our correct option, that is electrical resonance. सही। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो MCQ है वो इससे रिलेटेड है। द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इज इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेजोनेंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस और फ्री ऑसिलेशंस। तो अगेन ये हमारे पास जो है वो रेजोनेंस का ही जो है वो MCQ है, बिकॉज हमने पढ़ा था माइक्रोवेव ओवन के अंदर कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हमारे पास माइक्रोवेव हम लोग जनरेट कराते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर एंड फैट्स के इक्वल होती है। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैचअप करेंगे तो आपका जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आपकी जो है वो फूड हॉट हो जाती है, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपकी जो है वो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो है ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा। सही। तो ये भी हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल है। देखें, द फिनोमेना इन व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज इंक्रीजेस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। राइट। फिर वही मैंने जो है माइक्रोवेव ओवन का जो है वो यहाँ पर यूज लिखा है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव्स विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाटर एंड फैट्स मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम रखते हैं इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर एंड फैट्स। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी will increase the internal energy of the molecules and get heat up, and so food is cooked. The plastic or glass container do not heat up since they do not contain water molecule, क्योंकि उनके अंदर जो है वो water molecules नहीं होते। That's why हमारे पास जो है वो ग्लास और जो है वो प्लेट जो है वो हीट अप नहीं होती है, सिर्फ जो है वो फूड हीट अप होती है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज रेजोनेंस। थर्ड MCQ के ऊपर चलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट कराची एंड मरी रिलेटेड एज time period in Karachi is equal to time period in Murray. Time period is greater than time period in Murray. Time period in Karachi is less than time period in Murray, and 2 times time period in Karachi, that will be equals to 3 times time period in Murray. देखिए बेटा, बेसिकली होता ये है कि आपका टाइम पीरियड जो है, देखिए यहाँ हम लोग जो है वो डिफाइन करें टाइम पीरियड को एज विद अ फॉर्मूला दैट इज T equals to 2 pi L over G। तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम पीरियड जो है वो लेंथ डिपेंडेंट है एंड ग्रेविटी डिपेंडेंट है। तो बेसिकली कराची एंड मरी से रिलेशन आपको यहाँ पर हाइट का बताया जा रहा है कि मरी की सी लेवल से हाइट बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 मीटर्स है, जबकि कराची की सी लेवल से हाइट जो है वो कम है। राइट। सी लेवल का मतलब है कि आपकी सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब मरी की हमारे पास हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जितनी आप जमीन की सरफेस से हाइट के ऊपर जाएंगे आपकी ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी जब कम होगी तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मरी की हाइट के ऊपर ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन मेरे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन मुझे जो है वो करेक्ट नजर आ रहा है, दैट टाइम पीरियड इन मरी इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड इन कराची ड्यू टू द एल्टीट्यूड ऑफ द मरी, क्योंकि मरी का जो है वो सी लेवल से एल्टीट्यूड ज्यादा है
और कराची का जो है वो सी लेवल से एल्टीट्यूड कम है, तो मरी में ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। सही, तो ऑप्शन सी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सही, so value of G at Murray is less than its value at Karachi. This is because Murray is at a greater height of 2291 meters above sea levels as compared to the Karachi. Karachi का जो है वो इतना distance नहीं है, so that is why the time period of simple pendulum is greater at Murray. सही, तो इसका हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, एमसीक्यू नंबर 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज। अगर आपका जो है वो सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट नहीं करी। एक्सटर्नल फोर्स में बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स से मतलब है। तो कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्सेज वगैरह नहीं है, तो टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होगा? वेरिएबल होगा, लो होगा, हाई होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। तो देखिए बेटा, अगर आपका सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है ना, तो अगर मतलब कि तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह ये है कि आपके सिस्टम को वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन नहीं करना पड़ता। तो जब आपका सिस्टम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करता, तो उसकी एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती। सही, जबकि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्सेस मौजूद हैं, तो आपके सिस्टम को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करवाना पड़ेगा, कि जिससे उसकी एनर्जी जो है, सिस्टम की एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर डी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, दैट इज कांस्टेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मींस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, friction forces, air resistance, etc. So in an isolated system the total energy of the system will remains constant, क्योंकि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि कोई फ्रिक्शन फोर्सेस वगैरह नहीं है, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाइल ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल। जब हम जो है वो टाइम पीरियड का रिलेशन ड्राइव कर रहे थे, तो कौन सी क्वांटिटी को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं? That is length of simple pendulum, amplitude, mass of simple pendulum, gravitation acceleration of simple pendulum। तो देखें, बात ये है कि हम यहाँ पर जो है वो जब डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग एंगल को बहुत कम रखते हैं। याद है आपको साइन थीटा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। दिस इज बिकॉज हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड को कम रखते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतना ही आपको वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस करना पड़ेगा, उतनी ही आपकी एनर्जी कम डिसिपेट होगी, राइट। और उतना ही आपका जो है वो एक्यूरेट आंसर आ सकेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल देन फ्रिक्शनल फोर्सेस आर स्मॉल एंड टाइम पीरियड विल बी मोर एक्यूरेट। सही, तो हम लोग जब एम्पलीट्यूड को कम इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें जो है वो कम से कम फ्रिक्शन फोर्सेस को जो है वो फेस करना पड़े, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी डिसिपेशन कम होगी और हमारे पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जबकि अगर हमारी एनर्जी डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर ही कह रहे हैं कि इन द डेरिवेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वी पुट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो आपका जो थीटा है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम्पलीट्यूड के, यानी कि जितना एंगल आप जो है वो ज्यादा रखेंगे उतना ही आपके पास एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज ट्वाइस ऑफ 2s देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। इसमें कह रहा है कि अगर आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो एक m है और सस्पेंड हुआ हुआ है स्प्रिंग के साथ, उसका जो टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है। देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी। सही, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक मास है m, उसको आपने सस्पेंड कराया तो उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। तो अगर उसी स्प्रिंग के साथ अगर आप 4m का जो है वो मास हैंग करवाएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, दैट इज लेट करें कि हमारे पास जो टाइम पीरियड गिवन किया गया है 2 सेकेंड्स का, टाइम पीरियड का जो है हमें 4
एम के मास के लिए हमें जो वो टाइम पीरियड चाहिए जिसको मैं टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास है टाइम पीरियड फॉर अ 2m मास। सही, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी डैश दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 4 टाइम्स m डिवाइडेड बाय k 4m। राइट, तो यहां से अंडर रूट 4 को मैं जो है वो सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। राइट, तो टाइम पीरियड तो हमें गिवन किया गया है, दैट इज 2s। m के लिए हमें गिवन किया गया ना, m के लिए हमें टाइम पीरियड कितना गिवन किया है, 2s। राइट, तो ये 2 पाई m ओवर k की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। t हमारे पास कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। सही, ये है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर। 7th एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 times देन इट्स पीरियड बिकम्स। ये भी तकरीबन मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है 2 seconds का। अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ा के मतलब 4 times उसकी लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड के अंदर क्या इंक्रीमेंट आएगा। सही, 16 सेकंड हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा, या 4 सेकंड हो जाएगा। इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 2 seconds का। तो अगर हम लोग 4 times लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, टी डैश। तो टी डैश इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 पाई एल ओवर जी। तो हमारे पास यहाँ पर आपने लेंथ को क्या कर दिया, 4 times इंक्रीज करवा दिया। तो वही करेंगे, अंडर रूट 4 को आप सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड। राइट, टाइम पीरियड आपको गिवन किया गया है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 seconds। तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सही, 8th एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। 8th एमसीक्यू है टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन वी हैव टू। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल करवाना है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, रेड्यूस द मास टू 1/4, मास को कम करके 1/4 करना होगा। क्वाड्रुपल द मास, यानी कि आपने 1/4 जो है वो थर्ड करना होगा, 3/4 करना होगा। डबल द मास, डबल करना होगा, या हाफ करना होगा मास को। सही, तो यहां पे देखें, इसको भी हम लोग जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम का। दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन एज, देखें टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m ओवर k। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 पाई k अपॉन m, क्योंकि ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। राइट, तो हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को डबल करना है। फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो उसका मतलब है कि यहां हमारे पास अंडर रूट में 4 आना चाहिए। तो 4 हमारे पास तब आएगा जब मैं मास को 1/4 कर दूंगा। 1/4 करूंगा तो ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। राइट, टू मेक द फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू वी हैव टू रिड्यूस द मास टू 1/4। क्योंकि देखिए, जब 1/4 किया मैंने तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ये दैट इज 4k डिवाइड बाय m। तो अब आप अंडर रूट 4 को निकाल लेंगे तो ये f डैश आपके पास देखें फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा, ये 1/2 पाई k ओवर m। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 2। सो ट्वाइस फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस द मास टू 1/4। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल। रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी पार्टिकल की कहां पर, जब उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा हाफ वे बिटवीन देम, क्रॉसिंग मीन पोजीशन, एट रेस्ट। यानी कि आपने ये बताना है कि रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ जो है वो मैक्सिमम होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, या डिस्प्लेसमेंट हाफ वे बिटवीन देम, यानी डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के दरमियान, सॉरी एक्सट्रीम और मीन पॉइंट के दरमियान, क्रॉसिंग मीन पॉइंट जब मीन पॉइंट को क्रॉस कर रहे होंगे, या फिर रेस्ट में। तो रेस्ट में तो हो नहीं सकता। तो इसको भी हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे विद फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ, दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज F इक्वल्स टू माइनस kx। राइट, तो k तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। राइट, सो द फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद x, दैट्स व्हाई इफ द फोर्स इज मैक्सिमम द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मैक्सिमम। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। सही, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज। दो स्प्रिंग कांस्टेंट्स को आपने जो है वो ज्वाइन करवाया है K1 एंड K2 को सीरीज के अंदर। द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2, K1 प्लस K2, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, और अंडर रूट K1 एंड K2। इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास अगर जो है वो मैं डिस्प्लेसमेंट 1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय K1।
और अगर आप सेकंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय x2, राइट। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्प्रिंग्स आप यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास अलग अलग होगी, लेकिन फोर्स आप जो है वो सेम रख रहे हैं, सही। अच्छा, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखें डिस्प्लेसमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर हमने जो दोनों को सीरीज के अंदर लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर हम लोग जो पैरेलल लगाते तो हमारे पास फिर रेसिप्रोकल्स ऐड होते। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू F डिवाइड बाय K1 प्लस F डिवाइड बाय K2। देखेंगे x1 की वैल्यू क्या है, F डिवाइड बाय K1, और x2 की वैल्यू क्या है, F डिवाइडेड बाय K2। देखें F यहाँ से कॉमन आ जाएगा और F से F कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय इफेक्टिव K, दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम क्या आएगा, K1 K2, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ, सॉरी ये K2 प्लस K1 है, सही, ये K2 प्लस K1, क्योंकि यहाँ पर K2 आएगा और यहाँ पर K1 आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप K1 को ऐड करें K2 को ऐड करें, लेकिन यहाँ पर K2 आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर K2 आएगा और यहाँ पर K1 आएगा, राइट। तो आपने तो इफेक्टिव K निकालना है, तो इफेक्टिव K निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा इक्वेशन को, तो ये K1 K2 ऊपर आ जाएगा और K1 प्लस K2 जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, राइट। अब K1 प्लस K2 करें, K2 प्लस K1 करें, एक ही बात है, क्योंकि 3 को 2 में ऐड करें या 2 को 3 में ऐड करें, एक ही बात है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, सही। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, सही बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको आंसर कर दूंगा आपको, सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।